आज मैं अपने बहुत प्रिय कवि श्री कुंवर नारायण की कविताओं का पाठ करूंगी और उनकी कुछ असाधारण कविताओं पर मैं अपनी स्मृति साझा करूंगी क्योंकि अ, उन कविताओं के पीछे के जो चिंतक कुंवर नारायण हैं उनकी मुझसे कई लंबी बातचीत हुई है और उसको ही आज मैं साझा करने जा रही हूँ। दरअसल जब कुंवर जी गुजरे तो उसके कुछ ही अ, समय पहले पंकज सिंह गुजरे थे हमारे पति। और एक अजीब किस्म के दुख में के समंदर में मैं डूबी हुई थी। कुंवर जी पर कुंवर जी के साथ जो मेरी अ, कविताओं और उनके दर्शन को लेकर जो कुछ भी बातचीत हुई उससे जो एक आत्मीयता बनी उस पर मैंने एक खास किस्म की चुप्पी बनाए रखी क्योंकि मैं शायद उतने आर्टिकुलेट ढंग से बोल सकने की मनस्थिति में नहीं थी। इनफैक्ट अभी जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो मुझे इतनी सारी बातें याद आ रही हैं कि उनको मैं सबको तो साझा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कुंवर नारायण क्यों एक एक चिंतक कवि हैं। उनकी कविता में अ, दर्शन है और वो दर्शन ऐसा है जो अ, जिसको अगर मैं अकादमिक ढंग से परिभाषित करना चाहूँ तो एक पोस्ट लिबरल एक उत्तर उदारवादी चिंतन शैली जो है अब दुनिया में, अ, उसमें वो थे। अ, दो तरह की पद्धतियां हैं जो एकेडमिक ढंग से जिनके बारे में हम कह सकते हैं। एक डायलेक्टिकल थिंकिंग है जिसमें ज़्यादातर सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट थिंकिंग आती है और एक पोस्ट एम्पेरिसिस्ट पोस्ट लिबरल पोस्ट एम्पेरिसिस्ट पोजिशन है जहाँ पर आप कुंवर जी को पा सकते हैं। इतना कह देने से लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उनकी कविताओं में इसका क्या इसकी क्या भूमिका रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे याद आता है कुंवर जी से मेरी मुलाकात किसी समारोह में दिल्ली में ही हुई थी। ज़्यादातर जीवन का अपना समय उन्होंने लखनऊ में बिताया और बातचीत के दौरान जो वो मुझे बताते थे उस हिसाब से लखनऊ का उनका घर एक सांस्कृतिक केंद्र था जहाँ पर हर तरह के लोग आते थे और वो लोग उनका उनका स्वागत कुंवर जी, भारती जी और उनका पूरा जो परिवार था वो करता था और उसी में वो खुश थे। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अ, बहुत सारी मामूली मामूली खुशियाँ जो होती हैं अ, उसके पीछे नहीं गए। वो वे चाहते थे चीज़ों को समझना। ये बहुत बड़ी बात है। तो समझने के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, आपको विमर्शों में जाना होता है, आपको एक खुद की ऐसी गहराई में उतरना पड़ता है जिसमें आपका खुद से सामना भी होता है और आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी समझ पाते हैं जिसको लेकर जिनको लेकर आप घंटों मनन भी कर सकते हैं। वो जी एक चिंतनशील दार्शनिक कवि थे जिनको पढ़ने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनके महत्व को समझने के लिए उन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि कुंवर जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो बहुत धीरे से उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं और आप अच्छा लिख रही हैं। आई थिंक उस वक्त मेरा दूसरा संग्रह आया था, नींद थी और रात थी। मेरा पहला संग्रह अ, अपने जैसा जीवन के कुछ ही सालों बाद ये दूसरा संग्रह आया था और कुंवर जी शायद वो संग्रह उस वक्त पढ़ रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली कुंवर जी इतने बड़े कवि और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बातचीत भी करना चाहता हूँ, कभी आप घर आइए। वहीं भारती जी भी थी। उन दोनों ने
बहुत प्यार से मुझे आमंत्रित किया अपने घर। उसके कुछ समय बाद मैं उस आमंत्रण मिलने के कुछ समय बाद मैं उनके घर गई मिलने। तब तक वो अपने लखनऊ का घर बेच चुके थे और दिल्ली में चितरंजन पार्क में उन्होंने अपना घर खरीद लिया था। तो एक तरह से उनका नया घर देखना भी था और एक नई व्यवस्था में हम लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, मुझे और पंकज जी को। तो बातों का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान, बातचीत के दौरान उनको लगा कि मैं एक थियरिस्ट हूँ, पॉलिटिकल थियरिस्ट हूँ और पॉलिटिकल फिलोसफी का मैं अध्ययन करती हूँ। वो बेतहाशा खुशी हुई इस बात से। उन्होंने कहा, मैं कुछ बातें, बहुत ज़्यादा वो पोलाइट व्यक्ति थे, जितने उदार, जितने बड़े, उतने ही विनम्र। तो आपसे बातचीत करके मैं कुछ सीखूंगा, इस तरह की बातचीत शुरू की। मैंने पाया कि कुंवर जी के पास एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है और उनकी स्टडी, ये जो घर था, शायद लखनऊ का घर उनका बहुत अच्छा था, बड़ा था। ये घर उतना बड़ा नहीं था, तो इसको एक खास ढंग से उन्होंने कहते हैं डेकोरेशन, डेकोरेट, इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है उसको कराया था। उसमें भी उनका बहुत सुरुचिपूर्ण बातें थी उनमें, और जिस तरह से उनका स्टडी बना हुआ था, जिस तरह से हर चीज़ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अच्छा, देखने में सुंदर लगा लगता था। तो मैंने कुंवर जी को कहा, कुंवर जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपकी स्टडी छोटी है और इसमें आपने क्यों डिवीजन करवा दिया है? तो बोले कि छोटी तो है, लेकिन इसमें एकाग्रता बनती है, इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर तुम्हें ये स्टडी नहीं पसंद है तो हम लोग दूसरे हिस्से में चलते हैं बैठने में। नहीं नहीं, यही ठीक है, हम लोग यहीं बैठते हैं, यहीं बातचीत करते हैं। पूरे समय हम लोग वहीं बैठकर बातचीत करते रहे। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि कुंवर जी के अंदर मैंने एक आंतरिक खुशी पाई। हम लोगों से मिलकर वो जनरली खुश थे। पंकज जी को तो ऑफकोर्स वो जानते रहेंगे। मुझे, मैं बिल्कुल नई नई थी उनके लिए, और एक तरह से उनको धीरे धीरे चीज़ों को जानना अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मुझे भी बहुत खुशी हुई इस बात से कि कुंवर जी का की जो गहराई थी, जो डेप्थ था फिलोसफी को लेकर, वो बहुत अच्छा था। वो 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 एक पढ़े लिखे नहीं, एक चिंतनशील पढ़े लिखे स्कॉलर थे और विचारों को हमेशा जांचते रहते थे। ऐसा भी हुआ कि ये जो हमारी पहचान थी, ये एक तरह की उसमें प्रगाढ़ता भी धीरे धीरे आई। और भारती जी से भी मेरी दोस्ती हुई और बहुत प्यार करने लगे मुझे कुंवर जी। एक बार शायद उन्होंने कहा भी कि हमारी कोई बेटी नहीं है, हमारा बेटा है, तो बहुत अच्छा लगता है तुम आती हो, तुम्हारा प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम यूनिवर्सिटी से आते वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं इग्नू में, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में उस वक्त डायरेक्टर थी। समय बहुत कम होता था, बहुत ज़्यादा काम था। तो कहा कि इधर से जाते हुए, क्योंकि वो रास्ते में साकेत में रह रहते, ये साकेत में है ये यूनिवर्सिटी, साकेत के पास चितरंजन पार्क से होके ही मैं अपने घर आती थी मयूर विहार। तो कहते थे कि यहीं आकर चाय वाय पी के फिर घर जाओ, लेकिन वैसा कभी हो नहीं पाया। लेकिन ये कहना भी ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा था। एनीवे, फिर कुंवर जी की कविताओं को मैंने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो मुझे खोज रहे थे, समझ रहे थे, वैसे ही मैंने कुंवर जी को भी खोजना शुरू किया। उनके उस सेल्फ को, जो पोएटिक था, जो पोएट था, पोएट का सेल्फ था। और ये सिर्फ सतही किस्म की चीज़ नहीं थी, प्रशंसा या हम कोई इम्प्रेस्ड हो। मैं जेनविनली समझना चाहती थी की कविताओं को, और उनकी पंक्तियां मुझे कभी कभी बिल्कुल ही हतप्रभ करती थी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से चीज़ें आती थी, और उसमें वो विचार जो थे वो अनुस्यूत रहते थे। मैंने उन पर एक कविता लिखी, उनकी
कविताओं को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा, शायद पहले ही कवि थे कुंवर जी जिनको समर्पित मैंने एक कविता लिखी, जो 1 जनवरी को आई थिंक 2006 या 7 में छपी हुई। उसका मैं आप लोग के सामने पाठ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि ये संबंध हमारे और कुंवर जी के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन हम कहीं मिल रहे थे। कविता की दुनिया, दर्शन की दुनिया में हम कहीं मिल रहे थे। मैं आप लोग को बताऊंगी कि कुंवर जी के लिए ये मिलना और ये मेरे लिए भी ये मुलाकात जो हमारी हो रही थी, वो जैसे कि समय के किसी एक परत में हम लोग कभी एक दूसरे को जानते रहे होंगे। ये इस तरह की पहचान थी, और इसको कुंवर जी भी जान रहे थे और मैं भी जान रही थी। हम लोग इस पे बातचीत नहीं करते थे, लेकिन ये जो हठात आत्मीयता होती है वो एग्जिस्टेंशियल होती है, और इसमें किसी को जानने का सुख, किसी को समझने का सुख, ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी किसी व्यक्ति में आप रुचि ले रहे हैं, उसके काम में, उसके दिमाग के बारे में, उसके विचारों के बारे में आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये दोनों के लिए ही ये म्यूचुअल रिकग्निशन, एक तरह का फिलोसॉफिकल टर्म है। म्यूचुअल रिकग्निशन यानी कि हमारा जो डिफरेंस होता है, हमारी जो भिन्नता है, वो रिकग्निशन में जाकर के पूर्ण होती है, और हम लगभग एक स्तर पर आ जाते हैं, एक धरातल पर आ जाते हैं। तो मैं वो कविता आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मांद और जोखिम का रिश्ता जो समझ लेते हैं। कुंवर नारायण के लिए सामने का समय पढ़ते हुए, जनसत्ता में कविता छपी थी, और पढ़ने के बाद कुंवर जी ने मुझे फोन किया और कहा कि सविता मेरा पूरा साल बन गया, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई कुंवर जी। मैंने कहा आपको कविता कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी, मिलो आकर, पंकज के साथ आओ। हम लोग फिर गए थे मिलने उनसे। उनकी किताब, कविता संग्रह सामने का समय एक एक्स्ट्रॉर्डनरी संग्रह है वो। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल कविताएं हैं कुंवर जी की। उसमें से अगर मुझे समय रहा तो मैं 2-3 कविताओं का पाठ भी करूंगी, ताकि आप समझें कि कुंवर जी का धरातल बहुत बड़ा था, दार्शनिक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो तात्कालिक चीजें हैं उन पर नहीं लिख रहे थे, उन पर नहीं सोच रहे थे। निश्चित तौर पे उनका ये मानना था कि जो धर्म है वो निस्सार है, उसकी अपनी निस्सारता है। धर्म के नाम पर ज्यादातर लोग राजनीति करते हैं, ज्यादातर लोग सत्ता की राजनीति करते हैं और उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत क्लियर था उनके दिमाग में, क्योंकि धर्म धर्म की जो भूमिका है, वो शायद जब धर्म की उत्पत्ति हुई होगी तो शायद वो उसमें ऐसे लोग होंगे जो इस पूरी कायनात को समझना चाहते हो, जो इसको बहुत ही इसकी लघुता में घटाना ना चाहते हो। वो ये मानते थे क्योंकि वो बहुत उदार विचार वाले थे, उदारवाद उनके अंदर था, एक ट्रस्ट था उनके अंदर चीजों को लेकर के। लेकिन उनको ये पता था कि इसका बेजा इस्तेमाल होता है, और जहाँ जो नहीं है वहां उसको रखा जा रहा है, और इससे चीजें खराब हो रही हैं। तो एनीवे ये पर्टिकुलर संग्रह मुझे बहुत प्रिय है। और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने को कुंवर जी की कुमार जीव, उनका जो संग्रह है उससे मैं एक एक भाग में पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप समझें कि कुंवर जी एक साथ कितने समय में और कितने कितने तरह के अस्तित्वों में जीते थे। कुंवर जी को ये चीज बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल अलग कर देती है, बहुत विशेष बनाती है। कविता ये है। मांद और जोखिम का रिश्ता जो समझ लेते हैं, घेरती हो चाहे जितनी शंकाएं विसंगतियां उनको, वे जानते हैं मनुष्य होने का उल्लास, तोड़कर सारे बंधन चले जाते हैं जो प्रकृति के भीतर, पाने अकेलेपन को उसकी गरिमा में, याद करते हुए उनको जिनके साथ होने से पिछले सारे आघात भुलाए जा सकते थे। संभल कर कविता में टिकाते हैं वे ही काले आदमी की मनुष्यता को एक छड़ी की तरह।
वियतनाम, बियाफ्रा, बांग्लादेश, इराक में देखते हैं जो मरते हुए एक ही मनुष्य को। ये उनका उदारवाद है। जानते हैं वे कविता की ऊंचाई होती है किसी पहाड़ की चोटी से भी ऊंची। चले जाते हैं मगर नाक की सीध में, समझते हुए भी कि यह कोई भोलापन नहीं, एक जिद है। धसे कलेजे में उनका प्रेम अब भी पहले जितना ही संचित है। बढ़ता है जो काली बढ़ता है जो काई की कालीन पर लेटी किसी अनात्मा देह देह के लिए एक दिन अपनी शराफत को क्रोध की तरह तपाकर, जो बिगाड़ते नहीं दूसरों का कुछ। एक फिसड्डी सुझाव में ही तब्दील हो जाती है जिनकी सारी तकलीफ। अपने होने के वहम को जो एक चीख के साथ स्वीकार करते हैं, वही कहते हैं दर्द के अकेलेपन से कहीं ज्यादा है खुशी का अकेलापन। देखने जाते हैं उस जगह को एक दिन जहां जाकर थक गए थे सिकंदर के सिपाही। फतह यूं मुंह मोड़ लेती है, फतह यूं मुंह मोड़ सकती है शहंशाहों से, सोचते हैं। हैरत में पड़ जाते हैं जब मिल जाती है मुस्कुराती हुई अपनी ही कविता वहां। पहचानने और न पहचानने के क्षण भर के खेल के बाद चुपचाप साथ ले आते हैं उसे अपनी भाषा में, जैसे लौटते हो घर सुबह की सैर के बाद। ये कविता छपी थी जनसत्ता में रविवार को 2 जनवरी 2005। इस 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 कविता से आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी कि कुंवर जी की जो राजनीति थी वही उनका दर्शन भी, वो दर्शन प्रेरित राजनीति थी। और मनुष्य की स्वायत्तता, उसकी मुक्ति की कामना, ये सारी चीजें जुड़ी थी पॉलिटिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। उनके लिए राजनीति, जिस अर्थ में राजनीति को हम जानते हैं, वो नहीं थी। सबसे बड़ी चीज राजनीति को लेकर के जब वो सोचते थे तो वो सोचते थे कि उसमें राजनीति में एक समझ होनी चाहिए। बिना समझ के राजनीति गलत नतीजों पर हो सकती है। और जब वो समझ कह रहे थे तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कह रहे थे। क्या राजनीति, क्या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यानी एसोसिएशन ऑफ पीपल इन अ रिपब्लिक। एसोसिएशन लोगों का एक साथ एक ऐसी ऐसे यथार्थ में बंधना जिन्हें हम देश या हम अ, राष्ट्र कह सकते हैं, जिसको रिपब्लिक मानते थे, जहाँ पर लोग, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, उसकी स्वायत्तता है। और ये मानते थे कि बहुत बड़ी बात है कि जिस लोकतंत्र में हम लोग ये कविता लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें अगर सहिष्णुता न हो, टॉलरेशन न हो, तो ये सब संभव नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी जरूरत है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, कि हमारे अंदर दूसरों की भिन्नता को लेकर के सहिष्णुता हो। और ये एटीट्यूड की बात नहीं है, ये दर्शन की बात है। इसको वो मानते थे कि हम जिन विचारों को लेकर जीते हैं और कविता करते हैं, उन विचारों में वो चीज होनी चाहिए कि हम सहिष्णु, झूठी बातचीत नहीं हम कह रहे हैं, बनावटी बात। मैंने ये देखा कुंवर जी की उदारता के इतने किस्से हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक किस्सा ये है जो मेरी आंखों के सामने हुआ कि कुंवर जी को कहीं छपना था। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, लेकिन एक दूसरे बड़े कवि ने अपनी कविता देने की एक शर्त रखी कि अगर मैं पहला कवि होऊंगा, फर्स्ट पोएट, तभी मैं अपनी कविता दूंगा, अपनी कविताएं दूंगा। और उनको पता था कि उसमें कुंवर जी भी छपने वाले हैं। कुंवर जी को जब इस बात का पता चला तो उसमें पड़ गए और उन्होंने उस कवि को एक पत्र लिखकर अपने घर आमंत्रित किया और उनका बहुत आदर किया और उनको समझाया कि कविता लिखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं पहला हूं कि दूसरा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी कविता अपना एक कॉस्मोस खुद रचती है।
और उसमें सहिष्णुता, समानता, सौहार्द, प्रेम और सबसे बड़ी बात सुख होना चाहिए। कविता अगर स्पर्धा पैदा करे, कविता अगर आपको खुद में घटाकर आपके कद से भी आपको छोटा करने लगे, फिर उसका उद्देश्य पराजित हो जाता है। मैंने उनको दुखी होते हुए नहीं देखा, इस बात को लेकर चिंतित होते हुए देखा, और ये उदारता का प्रतीक है। ऐसे कितने ही किस्से हैं। एक दिन बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि आ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आ, हम लोग जो मिल रहे हैं, हमारी जो आत्मीयता है वो कहीं से जो हिंदी साहित्य की राजनीति है और सत्ता सत्ता की राजनीति है, उसमें कोई खलल जैसा कुछ पड़ने जा रहा है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहा किसी ने फोन किया था कुछ इस तरह से। मैंने कहा कि तो हम इसकी चर्चा ही क्यों करें कि हम मिलते हैं या हम बातचीत करते हैं या हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। और भारती जी तो हमेशा शामिल रहती हैं इन चीज़ों में, उनको तो पता ही है कि हम लोग किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते। तो बोले नहीं, लोग ऐसा समझ। तो आ, हम लोग ज़्यादातर अब मिलते हैं आईआईसी में, सभी लोगों के बीच में और लोगों को शामिल करके। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी कि और भी लोग शामिल होंगे और हमारी जो बातचीत होगी, आप जो कुछ भी कहेंगे वो दूसरे लोग भी सुन सकेंगे। और इसको लेकर के कुंवर जी सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा ये है एक चीज़ हमारे हिंदी कविता की दुनिया चीज़ है, छोटी राजनीति है, इससे पाने के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। मैंने कुंवर जी को चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए देखा, इतने प्यार से, इतनी समझदारी के साथ। कितनी ही बार भारती जी ने मुझे फोन करके कहा कि कुंवर जी बात करना चाहते हैं, मैं बातचीत करती थी उनसे। कितनी बार कुंवर जी ने खुद फोन करके बातचीत की। 3 ऐसी बातचीत जिस जो लंबी दार्शनिक बातचीत थी, उसको मैंने अपनी डायरी में लिखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये काउंट करेगा, ये एक ऐतिहासिक चीज घटित हो रही है। और आपको हैरत होगी कि कुंवर जी किन लोगों को पढ़ते थे। एक तो उनके फेवरेट थिंकर थे क्वाइन। मुझे नहीं लगता हिंदी में कोई क्वाइन, किसी ने क्वाइन को पढ़ा हो। सेलर्स एंड क्वाइन। इसीलिए मैंने कुंवर जी के जाने के बाद मैं लगातार लिखती रही हूँ। मैंने कहीं छपाया नहीं है, कोई बातचीत ज़्यादा नहीं की इसके बारे में, क्योंकि जब कुंवर जी गए तो एक होड़ सी लग गई, सभी लोग कुंवर जी के बारे में लिखने लगे। तो मैंने कहा कि सविता ठहरो, लिख लेने दो। समुद्र में बहुत सारी लहरें होती हैं, आने दो उनको, तुम पानी में रहो, मछलियों, समुद्री घोड़ों, शैवालों के साथ ठहरो। मैंने कुंवर जी पे नहीं लिखा, बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं करूंगी, क्योंकि मन मेरा और मेरा चित्त अब थोड़ा स्थिर हुआ है। एक बड़े कवि पर हर हर कोई लिखना चाहता है, हर कोई अपने ढंग से लिख सकता है, लेकिन जिस तरह से मैंने कुंवर जी को जाना, उस अनुभव के आधार पर मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो बहुत यूनिक होगा, ये मैं जानती हूँ। कुंवर जी बहुत लोगों से बहुत सारी गहरी बातें नहीं करते थे, वो जानते थे कि वो नहीं की जा सकती हैं, लेकिन मुझसे उन्होंने बातें की। जैसे कुमार जीव के बारे में विस्तार से उन्होंने मुझे बताया था फोन पर, लगभग 1 घंटा फोन पर हम लोग की बातचीत हुई थी। और इसलिए कुमार जी को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि मैं कुंवर जी को सुन रही हूँ, जिस तरह से वो बता रहे थे चीजों को। जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन सी बातें हैं, कुंवर जी कहाँ थे। वो एक तरह से आप कहें तो अस्तित्व के कई स्तरों पर थे एक साथ, और कई तरह के समय को एक साथ जीते थे। आ, तो एक तो बातचीत ये इसके बारे में जिसका मतलब है कि वो समय और यथार्थ की कई परतें जो हो सकती हैं, यानी कि भविष्य, वर्तमान और हमारा पास्ट,
विगत सबको। और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग दावा कर सकते हैं कि वो अपने कई पुनर्जन्मों को सत्य की तरह लेते हैं और बरतते हैं अपनी कविता में। जब आप कुमार जी को पढ़ेंगे, जो भाग में पढ़ने जा रही हूँ, तो आपको लगेगा कुमार जी, कहीं उनको शक था कि 21वीं सदी में वो कुमार जीव की चेतना के अंश हैं। कुमार जीव तक का पहुंचना बहुत सारे मिस्ट्रीज से उनके लिए कौतूहल पैदा करने वाली जो एक रहस्यात्मक स्थिति होती है, उससे भरा हुआ था। और ये जो किताब कुमार जीव है, इसको पढ़ते हुए आपको लगेगा कि वो कभी भी सिर्फ इस वर्तमान में नहीं जीते थे, और उनकी कविता सिर्फ इस वर्तमान स्थिति की नहीं है, उसकी है, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं। जो इस कविता को एक अजीब रेंज, एक ऐसी ऊंचाई, एक ऐसी गहराई प्रदान करती है, ये समझ या ये मनस्थिति कि निश्चित तौर पे कुमार जी पर अलग से लिखा जाना चाहिए। इसमें समय या काल और और मनुष्य का रिश्ता स्पेस और टाइम के साथ, और खास करके एक पोइट के साथ क्या होता है, ये इस पुस्तक को, इस खंड का आप कह सकते हैं, ये एक तरह का एक तरह की पोएटिक बायोग्राफी अपनी उन्होंने लिखी है कुमार जी के बहाने। ऐसा ही लगता है मुझे। तो एक तो ये, एक बार उन्होंने मुझे फोन किया कि सविता, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो हम बोले कि यू आर मोस्ट वेलकम कुंवर जी, लेकिन अभी एक मुश्किल है। पंकज जी हीमोफीलिक थे, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बीच बीच में उनको नाक से या दांत से ब्लीडिंग होती थी और रुकती नहीं थी, और हम लोगों को महीनों लग जाते थे। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, ब्लीडिंग को रुकवाना पड़ता था। फिर जब वो घर आते थे तो लगभग 6 से 7 महीने लगते थे उनको रिकवर करने में। एक बहुत ही मुश्किल जीवन मैंने और पंकज जी ने साथ साथ जिया है उनकी इस बीमारी की वजह से। कभी इस पर मैंने, अभी तो मैं बहुत कुछ लिख रही हूँ, मैं लगातार इन सारी स्थितियों पर लिखती हूँ। कुंवर जी पर लगभग लगभग एक किताब जितनी सामग्री मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन वो अभी मेरे साथ है। वो तभी चीज आ सकती है जब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊं कि इसका मतलब दूसरों के लिए भी कुछ होगा। आप लोगों को पता होगा कि जो 17वीं शताब्दी में डेकार्ट, रेने डेकार्ट जो फिलोसफर हुए थे, उनका पत्राचार एक प्रिंसेस के साथ हुआ था, जिसमें वो समझना चाहती थी प्रिंसेस कि माइंड क्या चीज है। आपको, आप जानते हैं कि उस समय यूरोप पूरा क्रिश्चियन था, लोग रिलीजियस थे, और वो क्रिश्चियनडम, जो क्रिश्चियनिटी का पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर था, उसमें विश्वास करते थे। उसमें मनुष्य का अलग से माइंड, यानी कि उसका मस्तिष्क भंडार है, उसके अपने ज्ञान का, ये सोचना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसमें कई चिट्ठियां लिखी डिकार्ट ने, उसने बताया कि कैसे कैसे मेडिटेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मेडिटेशंस, जिसमें उन्होंने बताया रास्ता कि कैसे ये हम जान सकते हैं कि हमारे पास माइंड है, कैसे उसके बगैर हमारा यह विज्ञान भी नहीं हो सकता, हमारे अपने होने का, यानी कि हम अपने, हम कुछ हैं, मनुष्य कुछ है, वो इसी माइंड के थिंकिंग से आता है, कहीं और से नहीं, किसी और टेक्स्ट से नहीं आ सकता। तो मुझे अंदाजा था कि इस तरह का कुछ कुंवर जी के साथ हो रहा है मेरा, और हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं साथ साथ। तो जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ ये है कि कुंवर जी जब आना चाहते थे मेरे घर, तो मैं उनको नहीं बुला सकी, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी खराब थी उस वक्त, और मैं कुंवर जी को बता नहीं सकी, क्यों पंकज जी नहीं चाहते थे कि कोई उनकी बीमारी के बारे में लंबी बातचीत किसी से हो या कुछ भी हो। तो मैंने कुंवर जी को कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कुंवर जी, क्योंकि मैं भी आपको किसी वजह से नहीं इनवाइट कर सकती, कि हम लोग
एक सीरीज में बातचीत करें। काश उस वक्त मेरे पास रिकॉर्ड कर लेने की बुद्धि होती तो मैं कर लेती। उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ कि इसको कर लेना चाहिए, उस वक्त संभव था कर पाना, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड किया है सारी बातचीत को। और उसमें जब उन्होंने प्रश्न किया कि मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ सकता कि स्त्रीवाद क्या है, स्त्री क्यों अलग है पुरुष से। ऑब्वियसली क्योंकि मेटाफिजिकल ढंग से तो हम सब मनुष्य हैं, और हमारी सेक्सुअलिटी का रिलेशनशिप हमारी मटेरियलिटी से है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे और हम दो तरह के लोग एक स्पीशीज के होते हुए भी हैं, क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन और हमारे इंस्टिंक्ट्स, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हमारे अलग हैं, इसमें कुछ शक नहीं। उसी दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने एक दार्शनिक प्रश्न किया, जिसका जवाब मैंने लंबा जवाब उनको दिया, और वो भी लिखा हुआ है कि अगर स्त्री को तुम बता रही हो कि जब हम मटेरियल ढंग से सोचते हैं तब ये फर्क सामने आता है, जब हम नॉन मटेरियल ढंग से सोचते हैं, यानी कि जब हम कॉन्शियसनेस के आधार पर, चेतना के आधार पर चीज़ों को सोचते हैं, तो शायद उतना फर्क नहीं है, नहीं होता है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, कॉन्शियसनेस और हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस, हमारा शरीर, हमारा फिजिकल जो हमारा शरीर है वो, और हमारी जो चेतना है, दोनों ही अफेक्टेड होती है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में। चेतना अलग से, कॉन्शियसनेस अलग से कोई चीज़ नहीं है, वो इस मटेरियल लाइफ का ही एक हिस्सा है, इंटीग्रल हिस्सा है। लेकिन ये जो फर्क है दोनों के बीच में, इसको समझने के लिए हम दो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। एक जिसको हम एम्बॉडीमेंट कहते हैं, एम्बेडेडनेस, और दूसरा जिसको हम ट्रांसेंडेंस कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आज आधुनिक समय में हम स्त्री के बारे में सोचते हैं, एक तरह की परिभाषा अब हमारे पास है, उस तरह से आज से 300 साल, 400 साल पहले इस तरह से सोचने की पद्धति थी ही नहीं, डेवलपमेंट थी, लेकिन अब है। तो जो अ, जिस तरह से सोचा गया है, आप देखें कि स्त्री को प्रकृति के रूप में देखा जाता है, स्त्री को धरती कहा जाता है। जितनी भी ठोस अ, अ, सामाजिक ढंग से ठोस एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जिससे जिससे स्त्री को चिन्हित किया जाता है, वो सारे मटेरियल हैं। उसका उसका शरीर जो है वो भी एक मिट्टी है, धरती की मिट्टी है। क्यों? क्योंकि धरती की तरह स्त्री का शरीर उपजाऊ है, उर्वर है, और इसीलिए नेचर, प्रकृति और स्त्री को लोग बहुत आसानी से जोड़ कर देखते हैं। और पुरुष उस धरती की तरह नहीं, उस धरती पर उगने वाली चीजों की, यानी प्रोडक्शन, जो चीजें पैदा होती हैं उसके मालिक के रूप में वो अपने को समझता है, और इसलिए वो स्त्री का भी मालिक बन गया। खास करके जब पूंजीवादी व्यवस्था आई, तो जिस तरह से सरप्लस का प्रोडक्शन सिस्टम ने किया, और प्रॉफिट नाम की चीज, मनी मनी की इजाद होने से जो एक्यूमुलेशन कैपिटल का हुआ और जिसका वो मालिक बना, उसकी वजह से वो पुरुष है। लैंगिकता की जो कॉन्शियसनेस है वो कम है, ये जो फिजिकल कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, उसकी वजह से वो पुरुष है। तो इसीलिए जो स्त्रियां हैं, खास करके मैंने अपने बारे में बताया, जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट स्त्रियां हैं, वो चाहती हैं कि ये इसका मालिकाना हक जो है, ये इसके मर्दवाद को घटाएगा, और उसको अपनी चेतना में अपने होने के दूसरे अर्थ भी तब समझ में आएंगे। और जो ट्रांसेंडेंस है, उस पर कब्जा पुरुषवादी सोच का है। मैंने कहा, आप कांट से लेकर हेगल, इवन मार्क्स, सबके यहाँ आप पाएंगे कि लिबरेशन से जुड़ी हुई चीज है ट्रांसेंडेंस। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के आधार पर तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। एक है स्त्री जो जो पुरुषों को पैदा करती है, दूसरे बच्चों को पैदा करती है, लड़कियों को पैदा करती है, उनको सींचती है, उनको बड़ा करती है, नर्चरिंग का काम, सेवा, तमाम चीजें करती रही है बहुत ही स्वाभाविक ढंग से। तो ये मान लिया गया कि वो चिंतन कम कर सकती है,
और ये बहुत आसान हो गया कि ट्रांसेंडेंस यानी मुक्ति की कामना उसकी, वो अपने आप में एक कृत्रिम चेतना है और उसकी प्रकृति में ये नहीं है, जबकि पुरुष में है ट्रांसेंडेंस। वो पा सकता है। फिर मैंने उनको डेकार्ट की तरफ फिर से इशारा किया, देखिए यहाँ पर ये कांट क्या है, हेगल क्या है। तो आप इस फर्क को झूठा ना मानिए, सिर्फ सिर्फ एक स्त्रीवादियों का सिर्फ असर्शन है ऐसा ना मानिए। उसके इतिहास में जाइए, उसके कंस्ट्रक्शन में जाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ फर्क है स्त्री पुरुष में। तो इससे वो बहुत एक एक तरह की एक तरह का एक सांत्वना जैसे उनको मिली कि शायद ये सही है, स्त्री पुरुष की तरह हो सकती है लेकिन वो होना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुण स्त्री में हैं जिनको वो पुरुष के साथ समानता पाने के लिए उसको वो न्यौछावर नहीं कर सकती, उसको सारा रिकंस्ट्रक्शन, उसका जो पूरा विजन है, एक अच्छी जिंदगी का जो विजन है स्त्रीवाद का, गुड लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें ज्यादातर स्त्रियोचित गुण ही होंगे, तभी वो नया समाज बन सकता है। पुरुषवादी जो विचार हैं उनसे ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, बनेगी नहीं दोबारा। और हम उस कगार पे पहुंच गए हैं, देख रहे हैं कि हम एक एंथ्रोपोसीन समय में रह रहे हैं जिसमें पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता मनुष्य में आ गई है। तो वो अगर वो बदमाशी पे उतर आए, अगर वो पागलपन पे उतर आए, तो ऐसा कर ही सकता है। ये एक पागलपन ही तो है कि आप इस दुनिया को इतना असमान बना रहे हैं कि आप सारी संपत्ति कुछ हजार लोगों के हाथों में दे देना चाहते हैं और बाकी सारे लोगों को संपत्ति विहीन एक दास का जीवन जीने के लिए आप अग्रसर हैं। अभी जो हमारे देश में हो रहा है क्या है, आप देख सकते हैं कि कितनी असमानता बढ़ी है। एक असमान समाज कभी भी न्याय प्रिय होने का दावा नहीं कर सकता, ना वो होगा, अन्याय ही अन्याय होगा। और इस अन्याय से आप तभी लड़ सकते हैं जब आपके भीतर स्त्रीवाद हो, जिस तरह का स्त्रीवाद जिसके बारे में बात कर रही हूँ। आप पुरुषों के हाथ में जा रही संपत्ति, उसके मालिकाना हक को आपको खत्म करना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति स्त्री भी पैदा करती है और उसमें उसका हक है, इसलिए वो उसके लिए लड़ेगी। और लड़ेगी सिर्फ अपने लिए नहीं, कि वो नया समाज बनाना चाहती है जिसमें पुरुषों के लिए भी जो नॉन हेजेमनिक मैस्कुलिनिटी है उनके लिए भी वो जगह बनाएगी। और इस तरह से हम शायद इस पृथ्वी को बचा भी सकें। तो लंबी बातचीत उनके साथ, और ये बातचीत फिर चलती रही। और कुंवर जी मैं बता सकती हूँ आपको, इस बात से वो कन्विंस थे कि ये है। और ये पुरुष अपने दम में ऐसा सोचते हैं कि स्त्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो इसी में खुश है कि वो अपने पति की सेवा कर रही है, वो खाना बना रही है, हम उनके साथ 2-4 मिनट बैठ करके उनकी बातचीत सुन के इनलाइटेंड हो जा रही है। ऐसा नहीं। आप उनके घर जाते, आप भारती जी को देखते, तो भारती जी एक इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। भारती जी इकोनॉमिस्ट हैं। और उनकी बातचीत, जब हम लोग की बातचीत होती थी तो पूरा हिस्सा लेती थी। अब अपूर्व के बारे में भी मैं ये कह सकती हूँ, कुंवर जी उनको बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करते थे, एडल्ट की तरह ट्रीट करते थे। और आज देखिए कि अपूर्व कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कुंवर जी की चीज़ों को समझ रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन, उनका पब्लिकेशन, कुंवर जी का जीवन का एक्सटेंशन अपूर्व का काम है। और मैं ये कह सकती हूँ कि अपूर्व कुंवर जी को सिर्फ अपने फादर के रूप में नहीं, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, एक दार्शनिक, एक पोएट के रूप में जानते रहे। इसलिए उनका रिश्ता अपने पिता के साथ बड़ा रिश्ता है, बेटे और बाप का रिश्ता ही सिर्फ नहीं है। और आप पाएंगे कि उसी तरह का इंटेलेक्ट उनमें भी है और वो उसका पूरा उपयोग भी कर रहे हैं। तो हमारी जो बातचीत होती थी उसमें कुंवर जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सप्लोर करते थे, चीज़ों को समझते थे। मुझे पूरा यकीन है कि कुंवर जी को ये मेरी बातें जो स्त्रीवाद के बारे में थी वो गलत नहीं लगी थी और कहीं उनका उसका स्वीकार भी था। और तीसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ मेमोरी के आधार पर शेयर करना चाहती हूँ, कि जब कुंवर जी की आंखों की रोशनी चली गई और मुझे पता चला
तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। और ये उसी तरह की बात थी जैसे कि रॉय भास्कर दुनिया के बहुत बड़े फिलोसोफर थे हैं, इनके साथ मैं काम कर रही थी, दसियों वर्षों तक मैं उनके साथ काम करती रही। जब 2010 में मैं ब्रिटेन गई एक सीरीज ऑफ लेक्चर देने के लिए, वर्कशॉप्स एंड लेक्चर पूरे ब्रिटेन में कई जगहों पर मैं गई। तो उनसे मिलने गई और उस वक्त वो हिल्टन होटल के एक कमरे में रह रहे थे, उनका अपना घर भी नहीं था। और घर रहा होगा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद उन्होंने बेच दिया था, लेकिन वो रह रहे थे कि होटल में, क्योंकि उनको जो सर्विस चाहिए थी उसका प्रोवाइडर नहीं था कोई। तो होटल में वो सर्विस, उनको खाना पीना या जो कुछ चाहिए वो पेड अप मोड में था, इसलिए वो वहाँ जाकर रहना पसंद किए। और जब मैं उनसे मिलने गई तो मैं लगभग आसमान से गिरी, ये देखकर कि उनका एक पाँव काट दिया गया, एम्प्यूटेड हो चुके हैं। और उन्होंने कहा डोंट वरी सविता, डोंट बी शॉक्ड, इट्स अ कंडीशन, philosophers have to go through all these conditions, I will tell you what happened. मैंने कहा बट हम लोगों ने एक दूसरे को इतनी चिट्ठियां लिखी एंड यू नेवर टोल्ड मी, क्यों? तो फिर उन्होंने बहुत बार बात समझाई। और उस फिलोसफर से शरीर क्या है और मस्तिष्क क्या है और जीवन क्या है, ऐसी बातचीत उस वक्त मुझसे मेरे साथ हुई कि मैंने समझा कि सचमुच कुछ भी परमानेंट, न मनुष्य का जीवन, न उसका शरीर, ना ईश्वर, सब कुछ एक प्रोसेस में है। और यही चीज जब कुंवर जी के साथ ऐसा हुआ तो मैंने कुंवर जी को कहा, कुंवर जी मेरी ऐसी बातचीत रॉय भास्कर के साथ हुई और मैं इसी तरह से सोच रही हूँ, कुछ भी परमानेंट नहीं। तो बोले हाँ सविता, सब कुछ अ, एक क्षण भंगुर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रोसेस में है। और उसके अपना एक प्रोसेस में ही उसका एक डेवलपमेंट होता है। तो आंखों की रोशनी का जाना, इसका भी कोई अर्थ है मेरे जीवन में, कोई दूसरी चीजें मैं देख सकूंगा। अंदर भी आंखें होती हैं, कुछ अंदर की चीजों को देखना है शायद मुझे। फिर मुझे पता चला कि भारती जी को डिक्टेट कराते थे और भारती जी लिखती थी। मैं सोचती हूँ कंपेनियनशिप का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। मतलब इसको कैसे बयान करूं। मैं तो यही कह सकती हूँ कि कुंवर जी और भारती जी इस ब्लाइंडनेस में एक हो गए थे। एक बोलता था दूसरा लिखता था, एक सोचता था दूसरा गुनता था। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मेल फीमेल रिलेशनशिप का एक्स्ट्रॉर्डनरी एक उदाहरण है। और वैसी स्थिति में कुमार जी का आना कुमार जी को एक बहुत ही अद्भुत टेक्स्ट बनाता है। तो अब मैं कुमार जी के टेक्स्ट पे आती हूँ और उसकी कविताएं पढ़ के, और उसके बाद एक छोटी सी अपनी कविता मैं आपको सुनाऊंगी जो कुमार जी को पढ़ने के बाद मैंने लिखी, ऐसे जैसे कि मैं कुंवर नारायण के बारे में लिख रही हूँ। तो आपको मालूम होगा कि कुमार जी कौन थे। कुमार जी एक इस किताब में कुमार जी के बारे में उन्होंने लिखा है, वो एक बुद्धिस्ट थे, जो कई भाषाओं को जानते थे, जिनका जन्म जिनके माता पिता, उनके पिता हिंदुस्तानी थे और उनकी माँ चाइनीज टर्किश ओरिजिन की थी। जीवा जीवा के पुत्र थे कुमार जी, और उनके पिता का नाम कुमार कुमार था। इस तरह से कुमार जी के नाम। कुमार जी बचपन से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे और उनको जब बौद्ध दर्शन में
उनकी माँ ने ही प्रवेश दिलाया। तो दुनिया के सामने उन्होंने एक ऐसा प्रतिमान रखा मनुष्य जीवन का। ये इनका जन्म हुआ है चौथी शताब्दी में, और इनके लिए इनका चाइना जाना, आपस में राजाओं का लड़ना, इनको बंदी बना के रखना, जिसके दौरान भी ये पढ़ते लिखते, ये सारी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा जीवन है जहाँ पर जो बाहरी सत्य है, यथार्थ है, वो घटित हो रहा है, जो बहुत क्रूर है, क्रूर है और क्रूर है। और किसी का बंदी आप 10 साल तक किसी किसी राजा के द्वारा या उसके सामंत के द्वारा बंदी बना दिए गए हों, आपको फ्रीडम नहीं है, आपको मूव करने का और कहीं अपने अपने ढंग से जीवन जीने का आपको क्या कहते हैं स्वतंत्रता नहीं। तो आप क्या करेंगे? लेकिन उस दौरान भी वो लगातार पढ़ते रहे, लिखते रहे। यानी कि एक जो चीज है, जो मनुष्य अपनी समझ को विकसित करता है, अपने को खुद को जानने की जो उसकी लालसा है, वो चलती रहनी चाहिए, बाहर की स्थितियां चाहे जैसी भी हों, अनुकूल या प्रतिकूल। और यही चीज कुंवर जी खुद जी रहे थे, यही जीवन वो जी रहे थे। एक जगह यहाँ पर आता है कि गृहस्थ जीवन का सुख और विराग का विराग का सुख, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इस दुनिया से विरक्त होने का दुख, उसको भी वो दर्ज करते हैं। लगातार वो ऐसी चीजों से उलझते रहे जिससे उनका अपना जीवन साफ साफ उनको दिखे। और ये ऐसी आंतरिक लड़ाई है जिसको कोई आपके लिए लड़ नहीं सकता, आप खुद ही उसको लड़ते हैं। और ये जीवन सार्थक है मेरे हिसाब से। आप कितने बड़े कवि हैं, कितने लोग आपको आपके फॉलोअर्स हैं, केंद्र में हैं, आप हैं कि हाशिए पे हैं, सबकी चिंता इनको जरा नहीं। इनकी एक यात्रा थी जिसको कुमार जीव के जरिए उन्होंने हम सबों के सामने रखा और बताया शायद हर व्यक्ति को एक कुमार जीव होना चाहिए, और जीवन की गहराइयों को समझने के लिए अपने अतीत, अपने भविष्य, अपने वर्तमान, सब में एक साथ ट्रैवल करना चाहिए। और ये ऐसा ट्रैवलर, ये ऐसा यात्री कभी भी किसी का नहीं हो सकता, किसी एक का नहीं हो सकता, सबका है एक साथ। और अंततः वो अपना है क्योंकि उसके उसकी यात्रा है। तो ये एक यात्रा है, जीवन की यात्रा, जिसमें वो जी थे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि एक समय पर, एक मोड़ पर हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो ये कविता का जो ये अंश मैं पढ़ देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप समझें कुंवर जी थे कौन। कुंवर जी हमेशा रहेंगे, इस अर्थ में कभी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक विचार है, एक ऐसा विचार जो लगातार विकसित हो रहा है। मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य क्या इस रूप में, जिस रूप में हम मनुष्य हैं वही हम हैं, या हम कुछ और हैं, ये हमारा एक फॉर्म है। यानी कि जीवन जो जो मनुष्य एक विचार जिसको कहते हैं, इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जीवन का एक फॉर्म है। इस रूप में अभी हम हैं, उसके कई फॉर्म्स हैं। इनफैक्ट मुझे इतनी समानता दिखती है कुंवर जी में, रॉय भास्कर में। रॉय भास्कर की एक किताब है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जिसमें वो ऐसे तमाम फिलोसफर्स और मंक्स और इन लोगों के बारे, उनके जीवन के बारे में, उनकी फिलोसफीज के बारे में बता रहे हैं, और कहते हैं कि कैसे फिलोसफी या पोइट्री कुछ और नहीं, एक गहन चेतना है। इनफैक्ट एक दिन बातचीत में कुंवर जी ने मुझको कहा, सविता, पोइट्री एक चेतना है, गहन चेतना है, और जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही कुछ आपको वहां से मिलेगा। तो अगर आपको खुद के लिए कुछ पाना है, अपने जीवन की समझ पानी, कविता को सीढ़ी न बनाना, कविता को किसी प्रतिद्वंदता में फंसाना नहीं चाहिए, उसके लिए नहीं बनी है। बड़ी चीज है कविता, क्योंकि वो एक गहन चेतना है। तो कुमार जी भी एक गहन चेतना थे, और वो सदा रहेंगे, क्योंकि ये खोज तो खत्म होने को नहीं है। हम अपना
ये जो पूरी यात्रा है किसी समापन पर कहीं जाकर समाप्त हो गई हो, या किसी ने कुछ पा लिया हो, या वहीं पर वो, इससे बात बनती नहीं। बात बनती है जब इसको हमें किसी इसकी कंटिन्यूटी में, इसकी निरंतरता में देखते हैं, तभी। और तभी कविता भी अपनी ऊंचाई को पाती है। मैंने भी आ, कविता पर कई कविताएं लिखी हैं, जिसमें मैं मानती हूँ कि कविता मुझे बीहड़ जगहों में ले जाती है, जहाँ वो अपने कुछ अप, अपने रूप के कुछ रंग वो मुझे दिखाती है। और ये सही बात है। मैं कविता को कभी भी छोटी मोटी चीज़ों को पाने के लिए मैं कविता नहीं लिखती, बल्कि मैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। ऐसे लोग लगातार मेरा पीछा करते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कैसे ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाऊँ, क्योंकि मैं वो नहीं कर रही हूँ जो वो कर रहे हैं, कुछ और कर रही हूँ। एनीवे, तो कविता यहाँ से आप इस पर जरा सा ध्यान दें, देखें कौन सी कहाँ गए, कैसे चीज़ों को लेकर के आए हमारे लिए, हीरा चमकता हुआ। मैं तथागत के साथ हजारों साल लंबी एक महायात्रा पर निकला हूँ। कुमार जी की तरफ से उनकी जीवनी के तहत ही लिख रहे हैं, जो पूरी तरह से कुंवर जी पर भी लागू होता है। मैं तथागत के साथ हजारों साल लंबी एक महायात्रा पर निकला हूँ। हमें सदियां पार करनी है साथ साथ। हमारे रास्ते में पड़ेंगे न जाने कितने संसार, कितने वीरान। हमें ठहरना नहीं है, हमें ठहरना कहीं नहीं है। गुजरते चले जाना है बहती हवाओं की तरह। केवल कुछ शब्द, कुछ विचारों की ध्वनियां भर छूट जाएंगी। हर घर की चौखट पर देती ठाक रमते योगियों की पदचाप। जैसे सोख लेते हैं पेड़ पौधे तक रोशनी और हवा को, और मिट्टी तक पहुंचाते हैं उनके प्राणद रसायन को। दिव्य विचारों का तेज भी उसी तरह पहुंचेगा सांस लेता हुआ फूलों से जड़ों तक। अशिव को पचाकर फैलेगी बार बार शिव की सुगंध भी हवा में। चमकेंगे उल्लास के रंग भी अंधेरे को खोलकर। हम दिखाई देते रहेंगे विचरते काल के अखंड में, कभी एक तारे की तरह, कभी एक सूर्य की तरह। फिर से जिया जा सकता है कुमार जीव को, जैसे उसने जिया था तथागत को, क्योंकि कोई भी बुद्ध या कुमार जीव कभी भी मरता नहीं। वह एक विचार का जीवन है, उसे जिया जा सकता है कभी भी, उसके समय में जाकर या उसे अपने समय में लाकर। और ये संभव था कुंवर जी के लिए, एक दूसरे समय खंड में जाना उनके लिए संभव था। वो एक तरह के टाइम ट्रैवलर थे। कम लोग जानते हैं कि एक कभी टाइम ट्रैवलर हो सकता है। थे लूसिड ड्रीम्स, टाइम ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें दूसरों के लिए नहीं है, सिर्फ हम सबों के लिए है। सब पा सकते हैं, जा सकते हैं एक समय के खंड में। क्या है मैजिक रियलिज्म, है क्या? मैजिक रियलिज्म मेरा बहुत ही पसंदीदा फॉर्म है। मैंने कितनी कविताएं इसी फॉर्म में लिखी, क्योंकि आप रियलिटी के कई लेयर्स को एक साथ जी रहे होते हैं उसमें, और वो बातें आप कह सकते हैं जो आप सिर्फ एक लेयर में जीते हुए नहीं कह सकते। वह एक विचार का जीवन है, उसे जिया जा सकता है कभी भी, उसके समय में जाकर या उसे अपने समय में लाकर। जैसे कुमार जीव ने पाया था कभी एक पूर्णत्व जीते हुए बुद्ध के विचारों को अपने समय में। जैसे मनुष्य जीता है अपनी स्मृतियों और पिछले संस्कारों को, उन्हें आज के जीवन में पुनर्वास देकर। हर समर्पित साधक विचारक कलाकार अपने समय के समानांतर रचता है अपना एक प्रति समय भी, एक जीवन जो समकालिक होता है और सार्वकालिक भी, जिसमें उसके विचारों और कृतित्व के सार तत्व का स्थायी निवास होता है। वे विकसित होते रहते हैं जन्म जन्मांतर। मैं कुमार जीव बुद्ध के उपदेशों का वाहक, अनुवादक मात्र नहीं, उनके माध्यम से अपना भी एक संदेश हूँ, उनके संदेशों में शामिल। तथागत की शिक्षाओं के साथ उनमें मेरी साधनाएं भी शामिल हैं। मैं अपनी कृतियों में निबद्ध अपना वह प्रति समय भी हूँ, जिसमें मैं जीवित रहूंगा अपने बाद भी तथागत के साथ। जैसे जीवित है तथागत अपने बाद भी अपने रचे उस परवर्ती उप समय में, आज भी मेरे साथ। प्रत्येक क्षण में कई समयों को जीता हूँ।
प्रत्येक क्षण में कई समयों को जीता हूँ। समय विभाजित नहीं पदार्थ की तरह, न जुड़ा है न पृथक पदार्थ की तरह। छोटे छोटे खंडों में हम उसे विभाजित कर लेते हैं अपने पदार्थ बोध की तरह। जिस युग को चाहता आज की तरह जीवित कर लेता हूँ, जिसे नहीं चाहता अचेत पड़ा रहने देता हूँ। आजीवन को सत्ता देता एक चेतन जीव मैं ही बनाता हूँ अपना अतीत, अपना मध्यकाल, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपना दिक्काल। वे आते हैं हम तक हमारे सपनों हमारे विचारों के रास्ते। इस लूसिड ड्रीम के बारे में बात करते हैं। यह मेरा वर्तमान है जो हजारों वर्षों बाद आया है और मेरे हजारों वर्षों बाद तक रह सकता है। कभी प्राचीन, कभी प्रागैतिहासिक, कभी मध्यकालीन। सादर सविनय आमंत्रित करता हूँ तथागत को उनके युग से अपने युग में। एक पुस्तक की तरह खोलता हूँ उनके युग को अपने। प्योर मैजिक रियलिज्म। एक पुस्तक की तरह खोलता हूँ उनके युग को अपने युग में। बहुत कुछ दबा पड़ा है उन लिखावटों में जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देता समय की सिलवटों में। पढ़ता हूँ तत्काल की किसी कसी बुनावट को ढीली करते ही उसके छिद्रों से आती एक रोशनी आज की स्थानिक चकाचौंध से बिल्कुल अलग। प्रत्येक ग्रंथ एक बंद दरवाजा है। ये तो मैं कहना ही भूल गई कि कुंवर जी एक हर्मेटिशियन भी थे, जिसको इंटरप्रिटेशन की कला का ज्ञान था, जो किसी भी टेक्स्ट को अपने समय संदर्भ से जोड़कर उसका अर्थ पा सकता था। प्रत्येक ग्रंथ एक बंद दरवाजा है जिसे खोलकर मैं शब्दों में प्रवेश कर जाता हूँ और शब्दों के उस निर्झर समय में नहाता हूँ जो उस भाषा का समय है। देखता हूँ सुदूर अतीत में कहीं मेरा पुनर्जन्म हुआ है। एक दिन की बातचीत में, लंबी बातचीत पुनर्जन्म पर उन्होंने मुझसे की थी। कैसे उसको सार्थक ढंग से उस पर बातचीत की जा सकती है, कैसे उसको जीते हैं, हमारी स्मृतियों में कैसे हमारे जन्मों के रहस्य होते हैं। देखता हूँ सुदूर अतीत में कहीं मेरा पुनर्जन्म हुआ है किसी अज्ञात जगह में। मेरा मन है चेतवन। कहाँ वहाँ कहीं एक श्रावस्ती है, कहीं अमरावती और तथागत का जीता जागता सानिध्य। उनकी शिक्षाओं को सुनते श्रवण जहाँ सारनाथ, सांची और पाटलिपुत्र हैं। लिच्चियों के रथों के धुरों में धुरा मिलाकर अपना रथ दौड़ाती अम्बपालिका गणिका सगर्व कहती है कि आज मेरे आम्रवन में तथागत मेरे अतिथि हैं। हजार कारषाणक हजार का कारशापण ले ले गणिका, यह आतिथ्य हमें दे दे। हजार जनपद दे दो तो भी नहीं। लिच्छुओं ने सुना और सबसे आगे बढ़ गया उसका रथ। सविनय लौट आता हूँ उछा में, जहाँ पर वो रहते थे कुमार जी, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सविनय लौट आता हूँ कूछा में अपने युग में, किजिल की गुफाओं में जहाँ मैत्रेय के नरागमन का उत्सव है। न जाने कितने जन्मों कितनी तरह जिया है हमने घर के विभिन्न अर्थों को। घर, गृहस्थी और विराग, एम्बेडेडनेस और ट्रांसेंडेंस, इसकी बात करें यहाँ पर उपस्थित है। न जाने कितने जन्मों में कितनी तरह जिया है हमने घर के विभिन्न अर्थों को। न जाने कितनी बार जाना है एक गृहस्थ होने की खुशी और फिर गृहभीर होने की व्यथा, एक घर बसाने का सुख और फिर उसके उजड़ने का दुख। न जाने कितनी बार कहा है विरक्ति से अब नहीं बनाऊंगा दूसरा घर, और न जाने कितनी बार उग आया है खरपतवार की तरह शरीर पर दीमकों का टीला, वो दूसरा घर संसार। कितनी बार दृढ़ता से कहा है निर्वाण प्राप्त बुद्ध की तरह, हे गृहकार अब और नहीं बनाने दूंगा तुझे दूसरा घर, यह घर अंतिम है। लेकिन बार बार लौटना पड़ा है परलोक से फिर इसी लोक, हाथों में लिए वही भिक्षा पात्र, लेखनी या ज्ञान की मशाल। तुम जिस दिन लौटेंगे
ज्ञान की उस मशाल को लिए और शायद हमारी मुलाकात फिर हो, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारी बातचीत कभी भी आखिरी बातचीत नहीं रही, नहीं हुई। हम आज भी एक तरह से वार्तालाप करते हैं। अ, आज भी कविताओं में कुंवर जी को पाती हूँ। कुंवर जी से बहुत सीखा है, खास करके जो ट्रांसेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। हम अपने दुखों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम मृत्यु को कैसे उसका अनादर नहीं करते, उसका आदर करते हैं, कैसे वो एक आ, मोड़ पर हमें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाती। एक तरह की गणिका ही है मृत्यु, फैसिलिटेटर, जो हमें इस पूरी कायनात की अंतहीन यात्रा पर जाने के लिए रास्ता देती है, राह बनाती है। इस तरह से जीवन, मृत्यु, दुख, सुख, घर, बेघरपन, इस बड़े अर्थ में ये चीजें हमारी कविता का विषय जब बनती है तो हमारी समझ को बहुत गहराई देती है। इसीलिए चाहे पंकज जी का जाना हो, कुंवर जी का जाना हो, बहुत सारे लोग गए इस बीच, सबको मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया। कुंवर जी जब अनकॉन्शियस स्थिति में चले गए थे और मैं उनसे मिलने गई थी फोर्टिस होटल में, साकेत, फोर्टिस हॉस्पिटल में साकेत में, तो अपूर्व और भारती जी वहाँ थे। मैं वहाँ चुपचाप बैठी थी, मुझे मालूम था कि कुंवर जी एक यात्रा पर है, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ सुन रहे हैं, और अंत में ये शरीर दिनों का एक ढेर इस्तेमाल किया है, एक इमेज, ये तो है, उसको उन्होंने गिरा दिया। लेकिन वो पता नहीं फिर दूसरा ऐसा घर बनाएंगे, किसी शरीर में प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो उसको छोड़ के गए हैं, सोचने की पद्धति, उनको याद करने की एक पद्धति, जैसे मैं आज उनको याद कर रही हूँ। एनीवे, तो एक कविता पढ़ के मैं अपनी बातचीत यहीं खत्म करूंगी। एक कविता कुंवर जी जब थे तब मैंने उन पर लिखी, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। एक उनके जाने के बाद कुमार जी को जब मैंने पढ़ा तब, इसका शीर्षक है उजला जीवन, कुंवर नारायण के लिए। वहां पहुंचकर लगा किसी अच्छी जगह आना हुआ है। यहाँ पर रहने वाला मनुष्य अनागत आगत अनागत सब कुछ जानता है। जाते हुए उसने लिखी दी पंक्तियां जो साक्षी हैं, वह कुमार जी को अपनी तरह जानता था। उसे अपने समय की क्षुद्रताओं के बारे में पता था। वह उसे नजरअंदाज करता रहा, जैसे वह अनजाने में की गई मनुष्यों की गलतियां। वह सदा ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता था, जैसे वह काल की उपस्थिति को जांचता हो। वह कोई फैसला प्रेम या नफरत के बारे में नहीं लेता था। उसे पता था यह सापेक्षता की निशानियां हैं, कायनात में घटती छोटी नुक्तों सी। मिलने पर बातें भी बातों सी यही कहता था, बातों से मैं भी यही कहता था, जिससे सीखी जा सकती थी कितनी ही और बातें अपने बारे में। कविता एक गहन चेतना है, कविता एक गहन चेतना है, वह कहता था, और आगे सोचने के लिए एक मौन में प्रवेश कर जाता था। आप चाहें तो कितनी ही देर यहाँ रह सकते हैं, खालीपन नहीं लगता था वहां। वहां वैसे नाद और वैसी ध्वनियों की तरंगे थीं जिनके सिहरन से समझ में आता था हमारा आपसी रिश्ता। वह एक जगह है जहां वह होता है, जहां आप भी हो सकते हैं, देखते
उसकी आँखों में जैसे वह खगोलीय रहस्य का कोई गवाक्ष हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। आत्मीयता का एक उच्च स्तर क्या हो सकता है? आपने महसूस किया होगा कि जब आप एक बड़े मनुष्य, बड़े कवि, चिंतक, जिसको ज्ञान हो कि वो क्या है, किस यात्रा में है, अगर आपका सामना हो जाए और आपको वो अपना प्रेम और आदर दे, तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। कुंवर जी ने मेरे बारे में अपनी डायरी में कुछ लंबा लिखा भी है, जो भारती जी के पास सुरक्षित है। शायद वो लोग आने वाली उनकी किताबों में उसको डालेंगे। तो मैं यही कह सकती हूँ कि कुंवर जी की कविताओं में मैंने अपनी कविताओं की गहराई देखी, और इस तरह से मैं भी ऐसा ही एक जीवन जीना चाहती हूँ जो एक प्रवाह में है, एक प्रोसेस में है। मुझे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, मुझे केंद्र में रहने की कोई जल्दी नहीं। भ्रष्ट विचार है, इसे पीछे छुड़ाना ही सबसे जरूरी काम है अगर आप कविता लिख रहे हैं तो कुंवर जी को प्रणाम करते हुए उनकी दुनिया दुनिया में शामिल होने के लिए जो भी अवकाश मुझे मिला, अवसर मिला, उनका प्रेम मिला, उसके लिए मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सबों से ये कहना चाहती हूँ कि कुंवर जी को कुछ इस तरह भी पढ़ें, तो शायद अर्थ की गहराई आप तक भी पहुंच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।